पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस फंड में चल क्या रहा है। और यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में हम लोग सुनते हैं ना कि यहाँ इस फंड में कैश होल्डिंग बहुत ज़्यादा, चेक करते हैं कि क्या सही में ज़्यादा है और अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर फिलहाल कितना चल रहा है और उसके कारण इसके रिटर्न्स पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है। और ये फंड बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, तो इसका क्या मतलब होता है और यहाँ पे फिलहाल किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है और उसके साथ ही बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का CAGR और रोलिंग रिटर्न कैसा आया है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी कुछ चेक करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि इसका AUM बहुत बड़ा हो गया है ना, 1.4 लाख करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा AUM के कारण क्या फ्यूचर में इसके रिटर्न पे इतने बड़े AUM का नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस फंड के फैक्ट सीट से समझाने जा रहा हूँ। यहाँ आप समझ जाएंगे कि फैक्ट सीट्स कैसे चेक करते हैं और कौन कौन सा डिटेल हमें चेक करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करते वक्त। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लेटेस्ट फैक्ट सीट चेक कर सकते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का फैक्ट सीट अगर आपको चेक करना है तो उसके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड फैक्ट सीट। और कब का फैक्ट सीट है ये? मई 2026। तो अभी जून का महीना चल रहा है, तो जो लेटेस्ट आपको फैक्ट सीट मिलेगा वो मिलेगा मई का। तो यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसके जितने भी स्कीम्स हैं सभी यहाँ पे देखिए ना, पराग पारेख में जितने भी स्कीम्स हैं सारे स्कीम्स का परफॉर्मेंस यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के डिटेल्स। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या जानना है, मैनेजिंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योर मनी यूजिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। तो इसका जब हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल बोला जाता है कि ये फंड फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या हुआ कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। ये देखिए रेड कलर से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है ना कि यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। बहुत सही लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं भी तो बोलता हूँ ना कि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मिनिमम 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखना चाहिए। अब इस फंड के कुछ और डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ द फंड है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ स्कीम चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट की कब से शुरू हुआ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर्स के नाम, कितने सारे फंड मैनेजर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राजीव ठक्कर हैं वो इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उसके बाद है रौनक ओंकार जो कि ओवरसीज सिक्योरिटीज़ दैट इज़ US में इनका कुछ इन्वेस्टमेंट है ना, उसको ये देखते हैं। उसके बाद है राज मेहता, ये इंडियन इक्विटी को देखते हैं, मैनेज करते हैं। रुकून भी इंडियन इक्विटी को मैनेज करते हैं। जबकि नीचे जो 3 फंड मैनेजर्स हैं लाइक तेजस या फिर मिस मानसी या फिर मिस ऐश्वर्या, सभी डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन May 31, 2026 1,41,000 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा AUM है। और यहाँ पे देखिए इसका NAV आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सभी दिखा हुआ है कि किस डेट का ये सब है। तो यहाँ पे देखिए रेगुलर प्लान का कितना है, डायरेक्ट प्लान का NAV कितना है, सभी कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ दिख जाएगा, बेस एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 1.05 और डायरेक्ट प्लान का है 0.53%। और यहाँ पे आप लोग पूछते हैं बेंचमार्क कहाँ से चेक करें। ये देखिए बेंचमार्क, एम्फी टियर 1 बेंचमार्क। तो ये है निफ्टी 500। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क इसलिए है क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। एक देखिए एडिशनल बेंचमार्क होता है निफ्टी 50, मतलब उससे भी अगर आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो नंबर 1 बेंचमार्क इसीलिए लिखा गया है टियर 1, वो है निफ्टी 500। यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन साइज़ जो कि न्यू परचेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनल परचेज़ भी 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम SIP अमाउंट भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए लोड स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंट्री लोड कुछ भी नहीं है और एग्जिट लोड यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स,
ये अच्छी तरह से समझिए ना, ये किसी भी फंड का आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये पराग पारेख का बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे फंड्स का नहीं, सारे फंड्स का मिल जाएगा, उसके वेबसाइट पे जाकर चेक करें। देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स बीटा, तो ये देखिए बहुत कम है बीटा 0.60। स्टैंडर्ड डिविएशन भी इनका ज़्यादा नहीं है 9.90। देखिए ये जो भी डिटेल्स है ना, आपको सही से इसका पिक्चर तभी पता चलेगा जब दूसरे फ्लैक्सी कैप फंड्स के साथ ये जो डिटेल्स हो आप कंपेयर करेंगे। यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक फैक्ट सीट से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सही से चेक करना है ये डिटेल्स ना, तो आपको ये डिटेल्स दूसरे फंड्स के साथ भी कंपेयर करना होगा। तो फ्लैक्सी कैप का फंड है तो दूसरे जो अच्छे क्वालिटी के फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं उसके साथ ये डिटेल्स आप कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा। शार्प रेशियो देखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये है 0.89। देखिए 0.89 जो परफॉर्मेंस, इससे क्या आपको पता चलता है कि एवरेज फंड की तरह फिलहाल परफॉर्म कर रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज। क्योंकि अगर शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा होता है ना तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, और 2 के आसपास हो तब तो बहुत बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर कितना है एक्सक्लूडिंग इक्विटी आर्बिट्राज, तो है 17% के आसपास। तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पे इंक्लूडिंग इक्विटी आर्बिट्राज 41, लेकिन हाँ वहाँ तो आर्बिट्राज है इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडस्ट्री एलोकेशन, कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपोज़र लिया। बैंक्स में देखिए सबसे बड़ा एक्सपोज़र है ना 20% के आसपास, थोड़ा ज़्यादा ही। और उसके बाद देखिए डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोज़र है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सॉफ्टवेयर देखिए ज़्यादातर फंड मैनेजर्स यहाँ एक्सपोज़र नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपोज़र ये देखिए ऊपर ऑलमोस्ट 10%, नीचे भी 9%, तो 19% के आसपास का एक्सपोज़र आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रा कॉल है। ज़्यादातर आप स्कीम्स का चेक करेंगे तो इतना बड़ा एक्सपोज़र जनरली आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा। पावर में 6.4% है, ऑटोमोबाइल में 6.27% है, और भी डिटेल्स आप नीचे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, बेंचमार्क सबका यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख जाएगा। तो डायरेक्ट का अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का डायरेक्ट है, तो देखिए सबसे ऊपर इनका परफॉर्मेंस है। जबकि जो निफ्टी 500 है ये देखिए यहाँ पे है, तो निफ्टी 500 और निफ्टी 50 का तो रिटर्न बहुत कम है। उसके मुकाबले अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सिंस इंसेप्शन है, CAGR रिटर्न्स यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, इसे अच्छी तरह से देखें और समझें, बहुत कुछ यहाँ आपको पता चलेगा। तो देखिए कोर इक्विटी में क्या है, HDFC बैंक लिमिटेड है सबसे बड़ा एक्सपोजर 7.88%। उसके बाद है पावर ग्रिड, PSU कंपनी 6.41%। ITC में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। कोल इंडिया अगेन PSU है यहाँ पे 5.66%। और नीचे ICICI है, बजाज होल्डिंग है, कोटक है, HCL है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है। तो यहाँ पे ये कुछ मेजर होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे तो खैर कंप्लीट होल्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सपोजर लिया गया है। और स्टॉक के सामने इंडस्ट्री भी लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि वो पर्टिकुलर स्टॉक किस इंडस्ट्री का है। तो मेजर एक्सपोजर देखिए ऊपर के ही स्टॉक्स में है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए, तो ये जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो 69.069% हुआ कोर इक्विटी। इसके अलावा आर्बिट्राज एंड स्पेशल सिचुएशन में भी इनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है, 0.74% का एक्सपोजर है। तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास यहाँ पे एक्सपोजर हो गया। अब देखिए ओवरसीज सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर, फॉरेन इक्विटीज़ में बहुत एक्सपोजर होता है इनका ना। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है 4.83%, अमेज़ॉन में है 2.51%, मेटा फेसबुक में है 2.51% और माइक्रोसॉफ्ट में है 2.22%। तो टोटल फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर है 12% का। एक समय था जब 30-35% के आसपास का फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर हुआ करता था, अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि अब बाहर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे इनका फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर कम हो रहा है। लेकिन हाँ अभी भी अच्छा खासा एक्सपोजर है और इसका जो असर है अभी भी इनके परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए रीट्स और इन्विट्स में भी इनका एक्सपोजर लिया गया है। ये देखिए 3 रीट्स है नीचे और रीट्स में अबाउट 4% के आसपास का एक्सपोजर है। अब देखिए डेट पार्ट, देखिए डेट एंड मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे अच्छा खासा किया हुआ है।
और यहाँ आप देखिए कितने सारे सीडीज़ में एक्सपोजर हैं, तो सीडीज़ में ही इनका एक्सपोजर 8% के आसपास है, ह्यूज। कॉमर्शियल पेपर अगेन शॉर्ट टर्म का एक्सपोजर, इसमें है 0.84% का एक्सपोजर। और इन्होंने खुद के लिक्विड फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं पराग पारिक लिक्विड डायरेक्ट प्लान, यहाँ भी 0.46% का एक्सपोजर है। टी बिल अगेन शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत किया गया है। और ट्रिप्स ओवरनाइट जो एक्सपोजर लिया जाता है उसमें भी 4% के आसपास का एक्सपोजर है। तो ये सब ऐड कर देंगे तो 100% यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे देखिए आउटलुक में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए आप, काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने टोटल 14.77% का कैश होल्डिंग रखा हुआ है ना। डेट है, मनी मार्केट है, आर्बिट्राज है, इसमें इन्होंने इतना बड़ा एक्सपोजर रखा हुआ है। और इसके बारे में अगेन मैं थोड़ा आगे कवर करूँगा कि ये क्या चल रहा है। और नीचे यहाँ पे देखिए रिटर्न्स, तो रिटर्न्स यहाँ पे देखिए रेगुलर प्लान का है रिटर्न आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न चेक कर सकते हैं, सिंस इंसेप्शन चेक कर सकते हैं, उसका लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर और लास्ट 10 ईयर। देखिए इस डेट से है लास्ट 1 ईयर, ठीक है, ये समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 है, तो निफ्टी 500 लास्ट 1 ईयर कितना आ रहा है 14.12, इसका कितना है 18.39। डायरेक्ट प्लान, यहाँ पे रेगुलर प्लान का भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस इंसेप्शन तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है। लास्ट 1 ईयर देखें तो यहाँ तो आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अगेन 3 ईयर से अगर आप देखें तो फिर से इसका आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को अच्छे मार्जिन से ये फंड बीट कर पा रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑफकोर्स रिटर्न वाइज देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का। अब नीचे देखिए बहुत आप लोग पूछते हैं रोलिंग रिटर्न, तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेगुलर प्लान ऊपर है ये रेगुलर प्लान का है, नीचे डायरेक्ट प्लान का है और नीचे बेंचमार्क लास्ट में है निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 के मुकाबले देखिए यहाँ पे ना मैक्सिमम रिटर्न भी इसका ज़्यादा आया है, मिनिमम रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। और साथ ही स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखें तो लगभग उतना ही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो निफ्टी 500 का स्टैंडर्ड डिविएशन उसी तरह का वोलेटिलिटी है, लेकिन रिटर्न वाइज अगर देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 5 ईयर्स रोलिंग रिटर्न भी देखें, यहाँ भी देखें तो मैक्सिमम देखिए ये एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क बहुत ज़्यादा है, मिनिमम भी बेंचमार्क से ऊपर है और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग उतना ही बोलेंगे। यहाँ पे आप SIP इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ आप फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो किस तरह का रिटर्न जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ना। टोटल अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बाद रेगुलर प्लान का रिटर्न कितना है, डायरेक्ट प्लान का रिटर्न कितना है और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का कि भाई 10,000 रुपया एवरी मंथ आप जो लगा रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, इससे भी परफॉर्मेंस पता चलेगा आपको। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव आवर स्किन इन द गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि जो इनसाइडर्स हैं, मतलब कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों ने भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस फंड में किया हुआ है। 588.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया ये भी डिटेल्स आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो अभी तक देखिए जो परफॉर्मेंस हमने चेक किया लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है ना। अब जान लेते हैं कि भाई जो इतना बड़ा AUM है, ठीक है, इसका क्या करना है, इसके कारण क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि 1.4 लाख करोड़ का जो AUM है वो बहुत बड़ा है, और जब भी इतना बड़ा AUM किसी फंड का हो जाता है तो वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक्सपोज़र लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप छोटा एक्सपोज़र भी लेना चाहेंगे तो आपका सो कॉल्ड छोटा एक्सपोज़र बहुत बड़ा एक्सपोज़र होगा, क्योंकि आपका AUM बहुत बड़ा है ना। मान लीजिए वहाँ पे आप 0.5% भी एक्सपोज़र लेने जाएंगे तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, 0.23% भी एक्सपोज़र लेने जाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप के अगर स्टॉक्स का देखें ना तो मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा होता नहीं है ना, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, ठीक है, इस तरह का है। तो वहाँ पे रिस्क तो है, और वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में मान लीजिए बहुत अच्छा रैली आता है, लार्ज कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है, तो ऑफकोर्स इस फंड का भी परफॉर्मेंस उसके कारण हिट होगा, और जो अल्फ़ा जनरेशन होता है ना वहाँ पे कमी आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये इसके कारण आने वाले फ्यूचर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो को चेंजेस करने में भी प्रॉब्लम होगा ना, मतलब मार्केट के अनुसार,
ठीक है। आप पोर्टफोलियो में जल्दी बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेचने में भी दिक्कत है क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट है किया हुआ है, खरीदने में भी दिक्कत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट का करना है। लेकिन हाँ, सिर्फ इसके कारण ये बोल देना कि फ़ंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा, सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लार्ज कैप में ही इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रहा है। शुरू से भी देखें ना, तो पराग पारक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कभी भी कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं रहा है। एक्सपोजर रिलेटिवली कम ही रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एनी हो, ये बहुत ज़्यादा चर्निंग भी नहीं करते हैं ना। यहाँ पे है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदो और लॉन्ग टर्म तक बने रहो। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अवॉइड करते हैं। ये देखते हैं अच्छी कंपनी हो, वैल्यूएशन रीजनेबल हो, ठीक है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो और ग्रोथ पोटेंशियल हो। तो ऐसे स्टॉक्स में कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा है तो बाद में रिटर्न आता है। और इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पी रेशियो भी चेक करेंगे तो रिलेटिवली कम होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो पी जब आप चेक करेंगे ना इस फंड का और इसको कंपेयर करेंगे दूसरे फंड्स के साथ, तो ज़्यादातर केसेस में इसका जो पोर्टफोलियो पी है वो कम होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि भाई ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा फॉलो, ऐसा नहीं कि ग्रोथ में नहीं इन्वेस्ट करता, वहाँ भी इन्वेस्टेड है, लेकिन वैल्यू में भी अच्छा खासा एक्सपोजर। इसीलिए जो भी स्टॉक्स चेक करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें पी रेशियो बहुत कम होगा। खासकर जो PSU वाले स्टॉक्स हैं ना, वहाँ तो पी रेशियो ज़्यादातर केसेस में बहुत कम होता है। तो पराग पारक में आप मान कर चलें कि यहाँ पे आपको फॉरेन इक्विटीज़ में थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही इंडिया के जो ज़्यादातर लार्ज कैप से अच्छे क्वालिटी वहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम मिलेगा या फिर काफ़ी कम मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। जब पोर्टफोलियो बनाएं तो इसको उसी तरह से पोजीशन करें कि भाई इस तरह का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इस फंड का कैश में, डेट में, आर्बिट्राज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और पिछले कुछ समय से है, ठीक है। तो एक तो इसका रीज़न ये है कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा। और दूसरा ये भी है कि इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा ईवीएम हो गया है, इतना सारा पैसा आ रहा है और अभी भी लगातार पैसा तो आ रहा है, तो इतना बड़ा पैसा इमीडिएटली डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम होगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो उस कारण भी, दो रीज़न्स के कारण बोला जा सकता है, जो कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है उसके अनुसार, जिसके कारण इनका जो कैश होल्डिंग है या डेट होल्डिंग हो इतना ज़्यादा है। तो बड़ा डेट या कैश होल्डिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अगर मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया तो आप पीछे छूट जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में गिरावट आया तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो देखना है मार्केट का डायरेक्शन कैसा होता है, उसके आधार पे इस फंड का परफॉर्मेंस आप पहले से ही बता सकते हैं कि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आया तो वहाँ पे उसका बेनिफिट इस फंड को मिल सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।